Hello students. In this video we will discuss about some important properties of greatest integer functions. Okay, तो greatest integer function के बारे में तो हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्वेश्चंस करने में काम आएगी, तो हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, आइए. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस. Properties of greatest integer functions. Greatest integer function. इस बात को तो सभी को जानते हैं हम सब लोग कि fx is equals to, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं. यहाँ पर x हमारा रियल नंबर होता है और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो अपनी वैल्यू होती है वो इस रियल नंबर से लेस देन और इक्वल्स टू x ली जाती है ना. ये तो हमें पता है. हमें ये भी जैसे पता है कि भाई जैसे 2.1 है तो हम 2.1 को लिखते हैं 2, क्योंकि 2.1 से एक 2.1 एक रियल नंबर है, इससे जो जस्ट लेस इंटीजर होगा वो 2 होगा. इसी तरीके से अगर मान लो मैं माइनस 2.1 लेता तो मुझे वैल्यू मिलेगी -3, क्योंकि -2.1 से जस्ट लेस वैल्यू क्या होगी, लेस इंटीजर क्या होगा, -3 होगा. ठीक है, तो अंदर जो बॉक्स के अंदर जो नंबर रखा होता है आपको उस रियल नंबर से जस्ट लेस वाला इंटीजर लेना होता है. याद रखें, जस्ट लेस. यानी कि अगर मैं मान लीजिए 3.14 लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को, तो आप इससे जस्ट वैल्यू 3 लोगे. बट अगर आप लेते हो माइनस का 3.14 तो -3.14 से जस्ट लेस वैल्यू क्या होगी इंटीजर में, -4 होगी. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कंडीशन कुछ ऐसे बनती है बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस एच इज इक्वल्स टू, हम लेते हैं n. ठीक है, जहाँ पर n हमारा इंटीजर कोई और h हमारी कोई वैल्यू है जो एग्जिस्ट करती है 0 और 1 के बीच में, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है. ये कैसा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है. इसी तरीके से अगर हम इसमें लेते हैं n माइनस एच तो इसका आउटपुट वैल्यू आएगी n माइनस 1. ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, ये n माइनस 1 होता है और n प्लस एच के लिए ये n होता है. तो ये जब आप मेरी आपको कुछ समझ में आई, देखो जैसे इस तरीके से समझो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर इसको ब्रेक करोगे इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में तो आप इसको ऐसे लिखोगे कुछ. तो इसका जो इंटीजर पार्ट है ना, n प्लस एच की फॉर्म में, तो n देता है आपको 3.14 से आपको इसका इंटीजर पार्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. तो वैल्यू होगी 3. इस तरीके से इंटीजर पार्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. इसी तरीके से अगर ये होता -3.14 तो मैं इसको लिखता -3 -0.14. ठीक है, -3 -1.4. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है n-1. तो n क्या है हमारा -3, तो हमें आंसर मिलेगा -3 -1 यानी कि -4. ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है. इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू को इस तरह से लेते हैं, समझ रहे हो ना. -3 से जस्ट एक वैल्यू लेस हो गई -4. यहाँ 3.14 में पॉजिटिव ही लेना होता है, 3.14 में पॉजिटिव ही लेना होता है. तो क्लियर है, n प्लस एच को n लिखते हैं. और अगर आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा इसी वे में लाके भी सॉल्व कर सकते हो. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -3. बेसिकली आप इसको अगर पॉजिटिव बना लोगे तो ये आपकी यही वाली फॉर्म बन जाएगी. आप इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, अगर आप इसमें 1 ऐड कर दो और आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, -1, तो आपको कुछ ये वैल्यू ऐसे देगा -4 और 1 में से 0.14 जब आप लेस करोगे तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी. 10 में से 4 गया 6 और 9 1 8 0.86 हो गया. तो देखिए ये वाली फॉर्म ही तो बन गई, n प्लस एच से इंटीजर वैल्यू क्या मिल रही है, n. तो n प्लस एच से इंटीजर वैल्यू क्या मिल रही है, -4. तो इस तरीके से -3.14 की वैल्यू -4 ली जाती है. तो आपको ध्यान रखना. ठीक है, मेरी बात में समझ में आ गई होगी कंसेप्ट क्या है. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की मेन बात है कि n प्लस एच होता है, जहाँ पर n इंटीजर है तो वैल्यू n+1 लेते हैं, n लेते हैं सॉरी, और n माइनस एच होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आउटपुट वैल्यू n-1 लेते हैं. ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है हमारा वो कुछ इस तरह से चलता है. 0 और 1
के बीच में जितने भी हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होंगी सभी पर वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इन पॉइंटों पर हमेशा इससे जस्ट छोटा इंटीजर 0 ही होगा, हमेशा सब पर y की वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन 1 लेते ही वापस हमें 1 मिलेगा, 1 इंटीजर पर हमें 1 यहाँ मिलेगा। 1 और 2 के बीच में जितनी भी आप डेसिमल वैल्यू लोगे 1.1, 1.2, उन सभी में 1.1, 1.2 लाइक 1.99 तक उन सबसे जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y में 1 मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ग्राफ इस तरह से चलेगा। इसी तरीके से 3 के लिए होगा, 2 और 3 के बीच में 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से चलता है। ऐसे इधर की तरफ चलते हैं जब, तो आप 0 और -1 के बीच में वैल्यू लेते हो तो 0 इधर की तरफ चलने पर जस्ट छोटी वैल्यू -1 मिलेगी, तो यहाँ पर -1 के साथ में पॉइंट लगेगा। इन सभी पॉइंटों पर y आपको -1 देगा, ठीक है। -1 और -2 के बीच में कोई पॉइंट लोगे तो आपको वैल्यू हमेशा -2 मिलेगी, y की वैल्यू -2 मिलेगी, -2 यहाँ आ जाएगा, -2 से -2 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, x की वैल्यू इसकी किसी भी x लेते हैं कि अगर x इंटीजर होता है, अगर x इंटीजर है लाइक 1, 2, 3, 0, 4, 5 कुछ भी है, तो आउटपुट आपको वही इंटीजर लेना होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ -x है आपके पास, जैसे -x है, यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो x है यहाँ इंटीजर नहीं है, x इज़ नॉट अ इंटीजर वैल्यू, कोई रियल नंबर होगा, पॉइंट में डेसिमल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस तरह से वैल्यू लेनी है, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ पर x इंटीजर नहीं है ना। फर्ज करो आपके पास वैल्यू होती -0.5, तो आप इसको किस तरह लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हैं -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5। अब 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जस्ट इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 0.5 से छोटा 0.5 यहाँ होगा, 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर तो 0 ही होगा ना, तो वैल्यू 0 पे मिलेगी, तो वैल्यू मिल गई -1 -0, आंसर आ गया -1, है ना। और अगर आप डायरेक्टली भी चेक करो तो भी देखो -0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर -1 ही होगा, इसका आउटपुट -1 ही आना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना -x होता है, अगर x यहाँ पर इंटीजर नहीं है तो वैल्यू ली जाएगी -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, -1 माइनस x, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर x प्लस m मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस m मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो m की मैं बात कर रहा हूँ m इंटीजर है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन m इंटीजर है, याद रखो m इंटीजर है। अगर m इंटीजर हुआ तो आपको इस तरह लिखना होता है, इंटीजर को बॉक्स से बाहर कर दो और जो क्वांटिटी बची उसको इस तरह से लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। मतलब कि यह है कि अगर दोनों नंबरों में आपको एक इंटीजर दिखाई दे रहा है प्लस m प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो वो हमेशा एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ये बॉक्स x ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर x यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर इंटीजर, ठीक। दूसरी बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर ये x और ये -x, ठीक है, तो इसकी दो बातें होती हैं, इसमें दो बातें क्या होती हैं कि अगर x कोई इंटीजर है तो ये जैसा था वैसे आउटपुट देगा, x का x देगा, -x का -x देगा, तो x -x कट के वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। पर अगर x इंटीजर नहीं है, x नॉट इंटीजर x इंटीजर नहीं है, x कोई जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, रियल नंबर है कोई भी इंटीजर का नाम, तो फिर आंसर क्या होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए अगर x इंटीजर नहीं है तो सपोज करो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर जो है n प्लस h ले ली, सपोज करो, ठीक है, तो मुझे यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी मुझे वैल्यू n प्लस h प्लस -n
माइनस एच, है ना। हमने पढ़ा था n प्लस एच तो n होता है, और माइनस एन माइनस एच क्या होता है, देखिए n माइनस एच होती, माइनस एच होती, n माइनस वन हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस एन, है ना, माइनस एन, और कितना हो जाएगा, माइनस वन। अब माइनस एन से तो प्लस एन कैंसिल होगा, वैल्यू क्या मिल गई, माइनस एन। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों वैल्यू जो है इंटीजर नहीं है ना, कोई भी रियल नंबर्स हैं इंटीजर के अलावा, तो वैल्यू आपकी इसकी हमेशा माइनस वन आएगी। इफ एक्स इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, एक्स इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, एंड वैल्यू ऑलवेज माइनस वन, है ना। प्रूफ इस तरह से हम कर सकते हैं इसका। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स और वाई का सम हो रहा है ना, ये दोनों एक्स और वाई कोई नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसके भी कुछ केसेस हैं। देखिए पहला केस तो ये है कि अगर हो सकता हो दोनों इंटीजर हो, अगर एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, दोनों इंटीजर हैं तो एक्स भी इंटीजर है तो एक्स अलग हो जाए, एक्स प्लस वन, ऐसे लिख देंगे इसको। जैसे कि 3 है या 2 है तो 5 आएगा, 3 + 2 5, तो 3 + 2 5 हो जाएगा सीधा सीधा, अगर दोनों इंटीजर है तो, है ना। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 + 2 लिखा है, 3 + 2 मतलब 3 + 2 यानी 5 मिलेगा सीधा हमें पता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर इंटीजर नहीं होते हैं तो क्या होता है, देखो इंटीजर नहीं होते तो दो बातें होती हैं। अगर ये इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे दो बातें होगी, आपको क्या करना है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का सम लेना है। अगर ये सम जो है 0 से ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो बट लेस देन 1 हो, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम है वो 0 और 1 के बीच में हो, तो फिर हमें क्या करना होता है, इसको ऐसे लिखना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई। कब, अगर एक्स और वाई दोनों का जो आपका इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट है और वाई का वो 0 और 1 के बीच में है, दोनों का सम जो है वो 0 1 के बीच में आता है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई होगा अगर इन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करने से हमें वैल्यू 0 या 1 के बीच में होती है। इसकी तीसरी बात ये होती है कि अगर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई आपको वैल्यू जो मिलती है वो 1 और 2 इसके बीच में आती है ना, दोनों का सम करने, दोनों का जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करने पर वैल्यू 1 और 2 के बीच में मिलती है, तो बस इसी आंसर में 1 और ऐड कर लेना है हमें, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। मैं इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ इतना यूजफुल नहीं है, बेसिकली हमें एप्लीकेशन सीखना है, तो एप्लीकेशंस तो क्वेश्चंस करने से ही आपको आएगा, तो आपको ध्यान रखनी है कंडीशन, एफ एक्स प्लस एफ वाई अगर दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 1 और 2 के बीच में है तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू एन हमें गिवन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू एन, है ना, एन है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू एन है तो होता है, तो एक्स जो होगा हमारा, ये अंदर वाली जो वैल्यू होती है एक्स की, इसके लिए हम दो बातें कहेंगे, क्या कि या तो ये एन ही है या फिर ये n+1 से छोटा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14 को मैं लूँ तो ये वैल्यू मुझे क्या देता है, 3 देता है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 है वो या तो एक्चुअल 3 है ही, या तो ये एक्चुअल 3 के इक्वल है ही है ना। ये जो वैल्यू 3.14 है ये तो एक्चुअल है ही 3, या ये 4 से छोटी वैल्यू है, इस तरह से, है ना। ये मतलब हुआ इस बात का। तो यही बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर x कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है वो n किसके इक्वल है, n के इक्वल है, अगर वो किसी भी नंबर के इक्वल है वो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट है वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो ये जो इंटीजर है ना, ये हमेशा ये जो इंटीजर निकल के आएगा वो या तो ये एज इट इज़ ही आएगा जो भी वैल्यू है, या इससे जस्ट एक ज़्यादा वैल्यू से ही कम होगा, ठीक है। आपको बस मेनली ये रिजल्ट याद रखना है, मेरी बात मेन तो ये समझना है। अच्छा जी, 6 के बाद 7 प्रॉपर्टी आती है हमारी। 7 प्रॉपर्टी में क्या करना है, देखिए अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ना वो है लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन और इक्वल टू n,
तो क्या करना है, अगर ये लेस देन इक्वल टू एन है, या एक केस ये भी हो सकता है ये केवल लेस देन एन है, तो ये 7th 8th ये 9th हो गई। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर ये लेस देन एन है, लेस देन और इक्वल टू भी लग रहा है, तो फिर आपको इसको इस तरह से लेना है कि जो एक्स की वैल्यू होगी, बस ये ध्यान रखो, ये वैल्यू जो होगी ये हमेशा लेस होगी किससे, n प्लस 1 से, n प्लस 1 से, n प्लस 1 से ये लेस होगी। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n इंटीजर है, पर अगर ये वैल्यू जो है सिर्फ लेस देन n से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x केवल n से लेस देन है, तो आपको फिर इसे लिखना है एज इट इज, x इज लेस देन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान रखना। तो जब भी इक्वल टू का साइन आएगा ना, तो वो सीधा मानो कि वो ये वाला 1 एक तरीके से उठ के समझ लो, ऐसे मानो कि ये यहाँ जोड़ देना है आपको x के लिए, लेकिन अगर ऐसा सीन है तो नहीं जुड़ेगा, तो ये ऐसी रहेगा, x की वैल्यू ऐसी आएगी। अच्छा, इसके बाद 10th नंबर पे चलते हैं। अगर ये सीन कुछ ऐसे होता, ये होता मान लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो इसकी बात है ग्रेटर देन वाली चीज़ जो आंसर है ये बिल्कुल इसके उल्टे हैं, है ना, ये बिल्कुल इसके रिवर्स है। रिवर्स का मतलब है देखो यहाँ हमने इक्वल टू में लगाया था n+1, और यहाँ में लेस देन इक्वल टू नहीं था तो हमने सीधा n लिया था, लेकिन ग्रेटर देन में उल्टा हिसाब है। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो x की वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी आपकी इस केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू n, लेकिन इस केस में ये हो जाएगी x इज ग्रेटर देन n+1, है ना, बिल्कुल इसका रिवर्स प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन में काम आएगी जब आपको डोमेन या रेंज के क्वेश्चन करने होंगे, तो ये इनइक्वालिटी वाली जो फॉर्मूले हैं ना, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, समझ गए बात मेरी। लेस देन के केस में, लेस देन और इक्वल टू के केस में x की वैल्यू n+1 हो जाएगी लेस देन, और ये लेस देन n रहेगा। लेकिन जब दोनों चीज़ अपोजिट हो जाए तो बस ये आपस में इंटरचेंज हो जाना है ना, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर है जो है 11 होगी। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12 पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 हो गई, ये शायद 8 हो गई, थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गई मेरी कैलकुलेशन में। 8, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 10। बताओ यूज प्रॉपर्टी नंबर 10 थी ना, 11 है प्रॉपर्टी नंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर x ना इस तरह से ऐड हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n। यहाँ से देखिए काउंटिंग 0/n से शुरू हुई है, 0/n 1/n 2/n, इस तरीके से जाते हुए हम गए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n-1/n तक। यहाँ पर n क्या शो कर रहा है, n शो कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो इसका जो टोटल वैल्यू होती है डायरेक्ट होती है, ये होती है n इंटू एक्स। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू एक्स, अगर इस तरह से वैल्यू चलती है। ठीक है, इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 12, ये कुछ इस तरह से है कि अगर n+1/2 है, फिर अगले वाले में जाता है अगर n+2, तो यहाँ जाएगा अपॉन में 4। अगले वाले में अगर मैं कर देता हूँ n+4, तो यहाँ जाएगा अपॉन में 8। ठीक है, अब इस तरह से देखो ये 1 था, फिर इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, अगले वाले में इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि n प्लस कितना हो जाना चाहिए 8, और नीचे फिर हो जाना चाहिए 16। तो अगर ये इसी तरीके से चलता जा रहा है, टोटल इस तरह से जा रही है, तो इसका जो टोटल आंसर आता है वो हमेशा आता है n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। इस प्रॉपर्टी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली मैंने आपको जो है बताई क्या है बात। आइए चलिए एक क्वेश्चन इसका करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सपोज करो इस तरह से है, मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ
अपॉन 4 अपॉन 8 अपॉन 16 सो है ना। इस तरह से मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखो 2, 4, 8, 16 कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है इस प्रॉपर्टी वाली। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो ऊपर लिखा n+1, तो अगर आप ध्यान दो तो n+1 में ब्रेक करना है इसको मुझे। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा 220, 220, 20 +1 अपॉन 2 ऐसे लिख देंगे इसको। अब देखो इसको ध्यान दो तो ये 20, 20 + 2 है, 20, 20 + 2 है ना अपॉन 4। ये हो गया आपका 20, 20 + 4 हो गया अपॉन 8। तो देखो वैल्यू 1, 1 से 2, 2 से 4, n सब में सेम रखना है आपको, याद रखना है n सब में सेम होना चाहिए, सभी के लिए n सेम रखना। अब यहाँ देखो इसे जैसे मैं 20, 20 प्लस ये हो जाएगा 8 अपॉन 16। तो पूरी तरीके से इस प्रॉपर्टी की बात बनती है देखो। तो ये ओवरऑल हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये पूरा आंसर होता है n के इक्वल। n क्या होता है? जो आपने n बनाया है सभी ब्रैकेट में कॉमन वैल्यू। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 20, 20। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 20, 20 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मैंने बात करी है करने के लिए। एक और क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस 2/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस 99/100। तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें कुछ इस वाले फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n है ना। और आगे जा रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n - 1/n। तो अगर आप ध्यान दो तो हमें n की वैल्यू सभी में 100 मिल रही है ना। ऊपर n - 1 99 हो गया। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x प्लस n, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। तो n हमारे पास कितना? n हमारे पास लिख रहा है, n की वैल्यू कितनी चल रही है? n इज़ 100 ना, n इज़ 100। तो हमारा आंसर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 100x। ये आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर 100x। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते चलते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज। स्टार्ट करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, सपोज करो मुझे जो है कैलकुलेशन लेनी है, आंसर फाइंड करना। फाइंड द domain of function fx equal to, find the domain of function fx is equals to under root greatest integer x minus 1 plus under root greatest integer 3 minus under root greatest integer 3 minus 8। जब दो फंक्शन एडिशन में होते हैं तो हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? पहले फर्स्ट फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, फिर दोनों के कॉमन आंसर को लेंगे। प्लस या माइनस या डिवाइजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है उसमें हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 के डोमेन के लिए हमें पता है रूट का फंक्शन है, क्या होगा इसको मैं f1 मान लेता हूँ। और डोमेन greatest integer x minus 1 is greater than or equal to 0. It means that greatest integer x is greater than or equal to 1. देखो greater than or equal to 1 के केस में हमने पढ़ा था, पीछे एक लॉ पढ़ा था कि अगर greatest integer x greater than or equal to n होता है तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है?
ग्रेटर देन और इक्वल टू एन के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है? देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए एक्स की वैल्यू होती है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो हमारा जो एक्स होगा वो क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, है ना। इससे तो हमें डायरेक्ट ये मिल गया। अब दूसरे वाले फंक्शन को पकड़ते हैं। दूसरा वाला फंक्शन क्या है? अभी टू ले लेते हैं। अब टू जो फंक्शन है वो है अंडर रूट 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब अगर मैं 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेता हूँ तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू -3, माइनस से माइनस को कैंसिल करा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू। लेस देन के इक्वल में तो सीधा सीधा हमारा पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन और इक्वल टू एन होता है तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है n+1। तो यहाँ से है ना n क्या है हमारा 3 है, तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। हमने पढ़ा था ना ये भी कि अगर x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एन है तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन के लिए x क्या हो जाता है? लेस देन n+1 हो जाता है ना। तो लेस देन n+1 ये वाला से हटाना पड़ेगा मुझे, लेस देन n+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 4 है। तो अब क्या करेंगे? इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। दोनों के आंसर यहाँ 1 यहाँ 4। तो x जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो वो इधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ, और x लेस देन 4 है तो यहाँ से वो इधर की तरफ जाएगा। दोनों का कॉमन आंसर ये आ जाएगा कि दोनों में लाइक करना इसको और इसको। फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, है ना, बट ओपन इंटरवल 4। ये हमारा फंक्शन का आंसर है। तो इस तरीके से ख्याल रखना इन क्वेश्चंस का। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो अंडर रूट का फंक्शन है तो डोमेन कैसे निकलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 और 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर से पहले ना मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने टी पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया? टी पुट कर लिया। जब टी पुट करोगे तो ये हो जाएगा t-2 अपॉन 5 माइनस टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर डाल देंगे आप। तो जब नंबर लाइन पर डालोगे तो वैल्यू मिलेगी 2, यहाँ मिलेगा 5, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी। अब खुद देखो, जब आप t की वैल्यू 2 से बड़ी कोई पुट करते हो, 5 से बड़ी कोई वैल्यू रहते हो, तो उस पर अपना 4 ले लिया, 4 रखा तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला 5 माइनस 4 ये भी पॉजिटिव है ना, 4 माइनस 2 भी पॉजिटिव, 5 माइनस 4 भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी। ठीक, ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी फिर, और ये वैल्यू फिर आपको पॉजिटिव मिलेगी, है ना। बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं 5 से बड़ी वैल्यू सपोज करो 6 ले लेता हूँ, 6 माइनस 2 और ये सॉरी उल्टा हो गया, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो थोड़ा स्पेस की वजह से दिक्कत हो गई, थोड़ा मैनेज कर लेना। ये t-2 5 माइनस टी, तो हमारा जो t है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब t जो बिलोंग करेगा ना ग्रेटर देन के लिए कहाँ बिलोंग कर रहा है? t बिलोंग कर रहा है 2 के इक्वल बट लेस देन 5। 2 के इक्वल मैंने इसलिए लिया क्योंकि t 2 होगा तभी 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब t क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो बिलोंग कर रहा है 2 और 5 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो आपका है फंक्शन आपका क्या क्या कंडीशन आपको दिखा रहा है। और देखो एक बार तो आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या ले लोगे, क्योंकि ये 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो 2 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक बार ले लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 5। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ग्रेटर देन के लिए x इज जैसे n था तो क्या आ जाता है, n के लिए क्या आता है, n ही आ जाता है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए क्या आता है, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू n होता तो क्या आता है, n ही आएगा, और लेस देन होगा तो n, है ना, लेस देन होगा तो भी n, ग्रेटर देन होगा तो भी n। तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर हमारा यही आ गया कि x जो है बिलोंग कर रहा है किस किस के बीच में, 2 से 5 के बीच में।
ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो ये। ओके, थैंक यू।